ख्वाजा मीर दर्द साहब का शेर है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो इस बार तैयारी है यूरोप के सफ़र की और हम सारे लोग निकल पड़े हैं। कलकत्ता से तकरीबन 4 बजे की फ़्लाइट है। और जो बात मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए। जस्ट गिव्स मी मोटिवेशन कि इस तरह के वीडियोस को और बनाया जाए। पूरी रात बिताने के बाद सुबह 4 बजे की फ़्लाइट और अगले दिन सुबह के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम दोहा पहुंचते हैं। और दोहा एयरपोर्ट कमाल का है और देखने लायक है। मतलब जब आप किसी बड़े एयरपोर्ट को देखते हैं, और अभी आप भारत में भी अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट T3 देखते हैं या बॉम्बे का एयरपोर्ट देखते हैं तो आपको लगता है कितना बड़ा है। बट अचानक से जब हम दोहा जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, यहाँ पे तो लगता है कि ये एक एयरपोर्ट है या एक अपने आप में शहर है। मतलब शॉपिंग मॉल कहिए या खाने की जगहें कहिए या फिर एक पूरी सुबह की जॉगिंग की जा सकती है यहाँ पर। ये जगहें इतनी बड़ी हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली, और मुझे लगता है कि विकास जैसे होता है, मतलब इतने ज़्यादा टूरिस्ट्स को हैंडल करना, इतने ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर पाना, तो आप उनको कैसे एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। और साथ ही साथ तो मतलब कमाल की चीज़ है कि एयरपोर्ट पे आप मेट्रो चलते हुए देखते हैं। ये एयरपोर्ट्स इतने बड़े होते हैं और सारे ही बड़े एयरपोर्ट्स ऐसे होंगे तकरीबन कि जहाँ पे आप एक मेट्रो जैसी ट्रेन को पकड़कर दूसरे टर्मिनल पर पहुँचते हैं। तो तकरीबन 3 घंटे हमने बिताए दोहा एयरपोर्ट पर, और उसके बाद फ़्लाइट ली गई नीस की, और फाइनल डेस्टिनेशन के लिए हम लोग तैयार किए। अब हम नीस पहुँचेंगे। और एयरपोर्ट पे और फ्लाइट में हमेशा ये लड़ाई होती है कि विंडो पे कौन बैठेगा। अक्सर अबीर छोटा होने के कारण ये बाजी मार लेता है, लेकिन आरिफ भी उसको कम कंपटीशन नहीं देता। तो फ्लाइट में ये भी एक्साइटमेंट होता है कि स्क्रीन में क्या आ रहा है, फ्लाइट में मिलने क्या वाला है। और बच्चों, अब अबीर को तो एक टॉय दिया गया। तकरीबन 6 घंटे की फ्लाइट के बाद हम नीस में लैंड कर रहे हैं। और यहाँ पर एयरपोर्ट जो है, एक तरफ समंदर है और दूसरे तरफ शहर है। तो देखते हुए भी, और आप एक ऑलमोस्ट समंदर के ऊपर, समंदर के बगल में एयर स्ट्रिप पर लैंड करते हैं, और हम आ चुके हैं नीस में। और सबसे पहले मतलब जो कलकत्ता में हुआ और यहाँ पे भी आके आप इमिग्रेशन को क्लियर करते हैं, तो सारा एक्साइटमेंट कि आप शहर में और बेसिकली ऑफिशियली दूसरी टेरिटरी में एंट्री करने वाले हैं। तो हम तैयार हैं नीस में पहुंचने के लिए, और हर कोई बहुत ही एक्साइटेड, थके हुए ज़रूर, क्योंकि रात को कोई भी ऑलमोस्ट सो नहीं पाया है, और फ्लाइट में आप जैसे सो पाए। लेकिन हम आ चुके हैं नीस में, और यहाँ पे आते ही मतलब जो कमाल की गाड़ियाँ आती हैं, तो हम हर जगह 7 सीटर वैन ले रहे थे। और जिस तरह की बढ़िया 7 सीटर वैन्स यहाँ पे हैं, तो नीस शहर में, और यहाँ से तकरीबन 40 मिनट की दूरी पर हमारा होटल है। और यूरोप में आते ही, इस बढ़िया वेदर को फील करते ही कमाल का मज़ा आता है। काफ़ी साल पहले जब मैं IIT में हुआ करता था, सन 2004 में, तकरीबन 3 महीने यूरोप में रहने का मौका मिला। और कभी भी, अब मैं उसके बाद मैं जब भी, और बहुत ही ऐसा नहीं है कि कई बार गया, लेकिन जब भी वापस गया, हमेशा लगता है वही दिन याद आ जाते हैं, वही मौसम, हवा में वैसी ही महक। तो हम नीस शहर कमाल का और बहुत ही सुंदर शहर है। और फ्रांस में पेरिस के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट नीस शहर में ही आते हैं। नीस शहर 1860 तक इटली का पार्ट हुआ करता था, और उसके बाद एक ट्रीटी के अंतर्गत इसको फ्रांस को ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बीच है, और बीच के अलोंग तकरीबन 7 किलोमीटर समंदर के साथ साथ एक आप चला करते हैं जिसको प्रोमेनाड कहते हैं। और प्रोमेनाड की चारों तरफ, प्रोमेनाड के अक्रॉस, मतलब लोग वॉक करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए आपको नज़र आते हैं। नीस में हम लोग आइबिस होटल में रुक रहे हैं, और समहाउ आई थिंक सारा यूरोप ही, बट फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जहाँ भी हम गए, होटल्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। और
हमारे लिए थोड़ा सा रेवलेशन होता है क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं होटल्स में बहुत बढ़िया सर्विस, रूम सर्विस होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसा बेसिकली नहीं है, बट स्टिल आई गेस दिस इज़ ट्रू अबाउट यूरोप। सो बाहर की खूबसूरती शायद इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करती होगी। तो तकरीबन दिन के 4 बजे हम पहुँचे हैं नीस में। सारे लोग थके हुए हैं, बट मैंने और श्रेया ने सोचा कि नींद तो अभी आएगी नहीं, तो क्यों ना बाहर वॉक करने जाया जाए। और होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हम प्रोमेनाड है। जैसा कि पहले भी हमने बोला कि तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा प्रोमेनाड नीस में है एंड यहाँ पे लोग वॉक करते हैं, जॉग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वॉक करते करते देखने आ गए, बाकी सारे लोग होटल में ही, लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। नीस शहर की अपने में ही खूबसूरती कमाल की है। और यॉट जो है, मतलब शायद, और ये यॉट हमको यहाँ दिखे और बाद में बहुत सारी जगह दिखे, लेकिन एक एक यॉट की जो कीमत होगी, जो लग्जरी होगी, और आप विस्मित होते हैं कि किस तरह की लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स है यहाँ पे। और वॉकिंग अलोंग द प्रोमेनाड बहुत ही सुंदर पिक्चर्स भी आती हैं। मौसम बहुत कमाल का होता है, मतलब जब भी मैं यूरोप गया हूँ, जनरली अगर बारिश ना हो या बहुत ठंड ना हो तो इतना कमाल का मौसम लगता है और आप बहुत रिफ्रेश महसूस करते हैं। पिक्चर्स बहुत बढ़िया आती हैं। तो हम तकरीबन सनसेट के टाइम पे यहाँ पे जा रहे हैं, और आज कुछ तो इवेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग मैराथन रनर्स हमको मिल रहे हैं। और यहाँ पे इवनिंग में सनसेट काफ़ी देर में होता है, तो तकरीबन 7:30, 8, 8:30 बजे तक रोशनी रह सकती है। तो शाम आपको काफ़ी लंबी मिलती है, और समहाउ ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि जब तक अंधेरा ना हो आप बहुत ही रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं और वॉक कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो अभी हम सारे प्रोमेनाड को वॉक करते हुए समंदर के किनारे इसको देखते हुए कैसा लग रहा है। और ये बेसिकली एक बसलिंग पॉइंट है पूरे शहर का, जहाँ पे चारों तरफ से लोग आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं और नीस की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट कहा जाता था कि तकरीबन साल में यूरोप में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है और काफ़ी बारिश होती है, यहाँ पे तकरीबन 300 दिन सूरज दिखाई देता था, और इसलिए बहुत सारी एरिस्टोक्रेसी के लोग आया करते थे। बहुत ही खूबसूरत शिप जो हमें दिखा। और नीस को एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन ही डेवलप किया गया। तो इंग्लैंड से, बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन से, या इवन रशिया से जो अरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे यूरोप के, वो यहाँ आते थे और वो अलोंग द प्रोमेनाड काफ़ी समय व्यतीत किया करते थे। तो यहाँ पे आज भी कई होटल्स हैं जिसमें कि इंग्लिश अरिस्टोक्रेसी की छाप है। नेक्स्ट डे हमारी मोनाको जाने की तैयारी है, लेकिन चूँकि हम आराम से स्टार्ट करेंगे तो सुबह सुबह हमने डिसाइड किया कि क्यों ना नीस में वॉक किया जाए, थोड़ा सा शहर को देखा जाए, और साथ ही साथ जो स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, उनमें का भी आनंद लिया जाए, क्योंकि नीस का लोकल कुजीन तो साथ बहुत खूबसूरत है ही और बहुत फेमस है। साथ ही साथ जो जिस तरह के एटमॉस्फेयर में स्ट्रीट साइड ईटरीज बनी हुई हैं, जॉइंट्स बने हुए हैं, वो बहुत ही लाइवली लगते हैं। तो आपको टूरिस्ट तो बहुत दिखते ही हैं। हमको एक घर दिखाई दिया जहाँ पे नेपोलियन कुछ दिनों के लिए रहा था। अब हम चल पड़े हैं मोनाको के लिए, और मोनाको अपने आप में एक कंट्री है, और ये सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। वेटिकन सिटी के बाद ये सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है, और तकरीबन 2 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटी जगह में पूरी कंट्री स्थित है। रास्ता बहुत सीनिक है और आप नीस से मोनाको जा सकते हैं। इनफैक्ट दूसरी कंट्री में जाते हैं और आपका पासपोर्ट भी स्टैम्प नहीं होता है। लेकिन तकरीबन नीस से मोनाको जाते समय मुझे लगता है 1.5 घंटे तकरीबन लगते हैं, और रास्ते में एक साइड में समंदर और दूसरी साइड में पहाड़, काफ़ी सीनिक व्यू है। और मोनाको के बारे में अगर फिर से बात की जाए तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से है।
और यहाँ तो दुनिया के कुछ सबसे धनी लोग यहाँ पे बसते हैं और यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो काफ़ी अमीर लोग पूरे विश्व के मोनाको की सिटीजनशिप चाहते हैं। मिलना बहुत आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे धनी लोग बसते हैं और काफ़ी बाहर से लोग आते हैं काम करने। इनफैक्ट जो हमें पता चला कि काफ़ी काम करने वाले लोग फ्रांस से आया करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। मोनाको की जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है एक, वो मोंटे कार्लो है और मोंटे कार्लो कसिनो बहुत प्रसिद्ध है। इसको जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया गया है। तो बेसिकली हमारे गाइड जो हैं वो हमको यहाँ पे लेके आए हैं और हम मेन स्क्वायर में, जहाँ पे मोंटे कार्लो कसिनो है, वहाँ पे जा रहे हैं। कसिनो में खेलने का तो बोलूँगा कि सौभाग्य बोलूँ या चॉइस बोलूँ, वो तो नहीं है, लेकिन जस्ट हम कसिनो के अंदर जाके उसके एटमॉस्फेयर को फील करके, उसको देख के वापस आएंगे। मोंटे कार्लो में आप कमाल की कार्स को देखते हैं और मोंटे कार्लो अपनी ग्रैंड प्री के कारण भी फेमस है। यहाँ पे ग्रैंड प्री रेस होती है और कहा जाता है कि फार्मूला 1 रेसिंग की ये वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक है, क्योंकि इतने टर्न्स हैं और इतनी बढ़िया सुंदर जगहों से ये कार्स निकलती हैं। तो इसीलिए F1 रेसिंग यहाँ पे बहुत फेमस है और आप बहुत सुंदर सुंदर कार्स देखते हैं। अब हम धीरे धीरे प्रिंस के पैलेस की तरफ जा रहे हैं, पैलेस ऑफ प्रिंस ऑफ मोनाको। रास्ते में एक चर्च हमें मिलता है और सारे ही यूरोप में और इनफैक्ट सारे ही कहीं भी आप चर्च के अंदर जाते हैं तो जिस तरह के मैं बोलूँ ग्लास को यूज़ किया जाता है या सीलिंग पे जिस तरह की पेंटिंग्स होती हैं, वो आपको सभी चर्चेज़ पे अभिभूत करती हैं। और यहाँ पे भी एक सुंदर सा चर्च हमें रास्ते में मिला, जहाँ पे आप सिमिलरली इन चीज़ों को देखते हैं। स्पेशली मैं बोलूँगा पेंटिंग्स को, और जिस तरह का एक अलग तरह का आर्किटेक्चर होता है सारे चर्चेज़ में, और ये आप भारत में भी कई जगह देख पाते हैं। अगर आप गोवा के चर्चेज़ को देखें या कई अन्य जगहों के, तो ये सुंदर चीज़ें दिखाई देती हैं। तो धीरे धीरे हम जाते हुए पैलेस ऑफ प्रिंस ऑफ मोनाको की तरफ, और ये इसमें आज भी ग्रिमाल्डी फैमिली रहती है। पिछले 700 सालों से मोनाको को ग्रिमाल्डी फैमिली राज करती है और ये इन अ वे एक आप बोल सकते हैं मोनार्की है, जहाँ पे इलेक्टेड ऑफ कोर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बट अल्टीमेटली ये एक यूनाइटेड किंगडम की तरह की मोनार्की है। और आज भी प्रिंस यहाँ के इस पैलेस में रहते हैं। तकरीबन 700 साल का कंटिन्यूअस उनका रूल रहा है और बहुत ही फेमस रूल रहा है। और एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि ये जो इनकी रूलिंग डायनेस्टी है, इसकी शुरुआत हुई सेकंड मलेशिया के द्वारा, और जिसको कि द कनिंग भी बोला जाता है। बेसिकली ये एक मॉन्क की शक्ल में इन्होंने और अपने सहयोगियों के साथ फोर्ट में पनाह मांगी, और एक बार जब ये लोग फोर्ट के अंदर आए तो इन्होंने फोर्ट पे कब्जा कर लिया, और तब से इनको द कनिंग बोला जाता है। इसके बाद इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि बहुत आसान रहा हमेशा रूल। एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ अलग किंगडम्स, तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। इनफैक्ट मोनाको फ्रांस का प्रोटेक्टरेट भी बना, लेकिन 700 सालों तक इस फैमिली ने राज किया है। और मोनाको की जो प्रॉस्पेरिटी है, जो जितने सुंदर तरह से इसको डेवलप किया गया है, तो ऑफ कोर्स इस फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। पैलेस से ही आप नीचे की तरफ जा पाते हैं, जहाँ से आपको समंदर का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, और यहाँ पे भी आप उसी तरह के सुंदर यॉट्स को देखते हैं। इनफैक्ट बार बार यूरोप में और इन जगहों को देखकर ये ख्याल आता है कि किस तरह की लग्जरी और किस तरह की वेल्थ को एक्यूमुलेट किया गया है। इनफैक्ट व्हाट वी वर लर्निंग वाज दैट एक एक यॉट जो है, मतलब कमाल के पैसों में आती है। और कितनी सुंदर यॉट्स यहाँ पे आप देखते हैं, और जिस तरह का जिसको बोलते हैं विलासिता जिस तरह की यहाँ पे है, सो वो अचंभित करने वाली थी।
अब हम एज़ला विलास की तरफ जा रहे हैं, जो बेसिकली एक बहुत ही पुराना विलेज है, तकरीबन 2000 बीसी से स्थित। बट उसके पहले रास्ते में एस में एक परफ्यूम फैक्ट्री भी है, हम उसको देखते हुए जाएंगे। और ये फैक्ट्री 1968 में बनाई गई थी, इसको फ्रेगोनाट परफ्यूम फैक्ट्री बोला जाता है। और यहाँ पे आपको बताया जाता है किस तरह से परफ्यूम बना, किस तरह से स्पेसिफिकली इसकी स्थापना हुई इस कंपनी की 1926 में, क्यों यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट परफ्यूम्स को ट्राई कर सकते हैं। और हमने ऑल्दो कोई बहुत महंगा परफ्यूम नहीं खरीदा, बट आरिफ और अबीर ने अपने अपने लिए एक सेंटेड सोप लिया यहाँ से। फ्रेंच परफ्यूम ऑफ कोर्स बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद हम एज़ला विलास में आ गए हैं और इसकी हिस्ट्री तकरीबन 2000 बीसी में जाती है। ये बहुत ही पुराना सेटलमेंट है और फ्रेंच रिवियरा में बड़े ही पिक्चरस्क जगह पे स्थित है। इसको ईगल्स नेस्ट भी कहा जाता है और ये तकरीबन 427 मीटर्स अबव सी लेवल है। इतना पुराना विलेज, इतनी कमाल की हिस्ट्री के द्वारा, और ये आज भी बसा हुआ है। मतलब आज भी आप यहाँ पे घर देखते हैं और उन लोगों के जो कितनी सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे चलते हुए आप जिस तरह से इसको एक्सप्लोर करते हैं और जिस तरह की आर्ट दिखाई देती है आपको, मतलब मैं बोलूँगा कि शायद आर्ट की समझ मुझे बहुत कम है, बट सुंदर चीज़ देखते ही पहचानी जा सकती है। और कमाल की क्रिएटिविटी, कमाल की आर्ट आप यहाँ की स्ट्रीट्स में देखते हैं। सिमिलरली जो सिंबल्स होते हैं और तरह तरह के, मतलब जैसे कि मुझे लगता है शायद ये एक ड्रैगन है और दरवाजे पर एक ड्रैगन बना हुआ, तो सिंबल्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है और जिस तरह से मतलब पानी इससे गिरा करता होगा, और क्रिएटिविटी अगर देखा जाए और ये देखा जाए तो कमाल का रहा। यहाँ का सफ़र करने के बाद शाम को हम लोग वापस नीस में, और लाइवली नीस, जहाँ पे अगेन वी ट्राइड इवनिंग ईटरी। आज आरिफ का बर्थडे भी है और आरिफ इज टर्निंग 14 इन नीस, तो यहाँ पे आरिफ का बर्थडे मनाया गया और मुझे आशा है कि आरिफ को हमेशा अपना बर्थडे याद रहेगा। Happy birthday to you. Arif is. Happy birthday. Arif, how do you feel to be 14-year-old? Lazy. मुझे नींद आ रही। Tired. आज बारी है नीस शहर को वॉकिंग टूर के द्वारा देखने की। जब तक आप किसी शहर को चलते हुए उसकी गलियों को नहीं देखते हैं, तब तक उस शहर से आपकी पहचान नहीं होती है। तो आज हम एक वॉकिंग टूर के द्वारा नीस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे गाइड जो हैं वो एक येलो टी शर्ट में हम सबको बुला रहे हैं और हम लोग शुरुआत करेंगे इस टूर की प्लेस मेसेना से। प्लेस मेसेना एक बहुत ही फेमस स्क्वायर है जहाँ पे स्टैचू ऑफ अपोलो है। इनफैक्ट यहाँ से एक नदी बहा करती थी। पुराने समय में नीस में पैलोन रिवर बहती थी, जिसको नीस को बाद में डेवलप करने के लिए अंडरग्राउंड कर दिया गया। इनफैक्ट 19th सेंचुरी में जब नीस का मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, तब ये पूरी नदी, तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसके नीचे से जाती है, अंडरग्राउंड से जाती है। और आज यहाँ पे एक फेमस स्क्वायर बसा हुआ है। इसी स्क्वायर में स्टैचू ऑफ अपोलो भी है। एक समय में इस स्टैचू को शहर के बाहर निकाल दिया गया था, कहा जाता था इसमें न्यूडिटी है। बाद में तकरीबन 20th सेंचुरी में इस स्टैचू को वापस लाया गया और तब इट वाज डिस्कवर्ड कि इसके पेनिस का साइज कम कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग इस स्टैचू से ऑफेंडेड ना महसूस करें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। नीस के ओल्ड टाउन के थ्रू हम वॉक कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे गाइड हमको यहाँ की विशिष्ट आर्किटेक्चर शैली दिखा रहे हैं, जिसमें विंडोज को पेंट किया जाता था, क्योंकि विंडो बनाना महंगा काम होता था और वो सिर्फ पेंट कर देते थे। नीस शहर प्राइमरली टूरिज्म के लिए बहुत डेवलप किया गया है। जैसे कि पहले भी बात की मैंने कि यहाँ पे अरिस्टोक्रेट्स आया करते थे, तो यहाँ पे एक ओपेरा हाउस बनाया गया सो दैट कि हर साल जब अरिस्टोक्रेट्स यहाँ पे आए तो उनको कुछ नया दिखे नीस शहर में, और वो बार बार यहाँ पे आके यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करें और यहाँ पे समय व्यतीत करें।
नीस शहर में बहुत सारे लोग सिटी टूर करते हैं। इनफैक्ट हमको इलेक्ट्रिक स्कूटर पे लोग ये करते हुए भी दिखे। इस इलाके में जो फ्लावर मार्केट होता है, आज फ्लावर मार्केट के बदले एंटीक मार्केट बनता है। तो आज के दिन जब हम वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे एंटीक्स को डिस्प्ले किया जाता है और तरह तरह के पुराने एंटीक्स हमको यहाँ पे दिखाई दिए इस मार्केट में। और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये आपको पुराने समय में ले जाते हैं। हमारे गाइड हमें बता रहे हैं कि पहले सेलर्स जो थे शहर के सबसे बाहरी इलाके में रहते थे, सी फेसिंग इलाके में। आज ये सबसे महंगे होटल्स और एयरबीएनबी रूम्स हैं यहाँ पे। अभी हम ओल्ड सिटी में जा रहे हैं और ओल्ड सिटी किसी भी पुराने शहर की तरह थोड़ी सी पतली गलियां, लाइवली एटमॉस्फेयर, रंग बिरंगे घर। तो ओल्ड सिटी के थ्रू चलते चलते हम प्लेस रोसेटी में जाएंगे, जो यहाँ का एक बड़ा ही लाइवली प्लाजा है। यहाँ पे सेंट रेपार्टे का एक कैथेड्रल है जो कि नीस के पेट्रन सेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे बड़ा ही लाइवली एटमॉस्फेयर है, मतलब आइसक्रीम पार्लर है, बैठने की जगह है और यहाँ पे आपको किसी भी पुराने शहर की फील आती है। हमारे गाइड हमको इस बिल्डिंग के बारे में भी बता रहे हैं जिसका नाम इंटरना मॉडर्ना है और थोड़ी देर बाद देखने के बाद समझ में आता है कि ये बेसिकली एक ब्रॉथल था। तो पुराने सभी शहरों में जहाँ पे सेलर्स होते थे, फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी, एक ब्रॉथल जरूर हुआ करता था और नीस का ब्रॉथल इस बिल्डिंग में स्थित था। बेसिकली वही सेलर्स हाउसेज हैं जिनको अब बहुत ही सुंदर एयरबीएनबी होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ से बहुत ही बढ़िया सी का नज़ारा है और पोर्ट का नज़ारा है। चलते चलते हम कैसल हिल की तरफ जा रहे हैं और कैसल हिल में बेसिकली एक 12th सेंचुरी में एक कैसल बनाया गया था, जिस पे जो कि बड़ा ही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का था, जहाँ से काफ़ी हाइट से काफ़ी एरिया को कंट्रोल किया जा सकता था। तो चलते चलते हम धीरे धीरे वहाँ की तरफ जा रहे हैं और 20th सेंचुरी के दौरान यहाँ पे एक लिफ्ट बनाई गई। पहले सीढ़ी से चढ़ के कैसल में जाना पड़ता था, लेकिन 20th सेंचुरी में जब नाजीज का कब्जा था फ्रांस में, लिफ्ट के थ्रू आप अब यहाँ पे जा पाते हैं। और कैसल तो अब पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। इनफैक्ट 17th सेंचुरी में लुई 14th ने कैसल के डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर दे दिया था ताकि इस पे कब्जा करके कोई चारों पूरे एरिया पे स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ना जमाए। तो आज सिर्फ इस कैसल के रूम्स बसते हैं, बट आप जब ऊपर जाते हैं जो स्टनिंग व्यू नज़र आता है नीस का। और इनफैक्ट 3 दिन हम रहे नीस में और नीस के बीच पर हम नहीं जा पाए, लेकिन जिस तरह का सुंदर नज़ारा आप ऊपर से देख पाते हैं, नीस शहर की सुंदरता, मेडिटेरेनियन सी, आसमान के रंग जो ऊपर से दिखाई देते हैं वो कमाल के हैं। और मैं बोलूँगा कि ये पूरी वॉक जो है, सिर्फ अगर आप 10 सेकंड का ये नज़ारा भी देख पाएँ तो ये पूरी वॉक सिर्फ इसी बात से सक्सेसफुल हो जाती है। जैसे कि पहले भी हमने बात की, नीस शहर को डेवलप किया गया था अरिस्टोक्रेट्स के लिए। इंग्लिश और रशियन अरिस्टोक्रेट्स, इनफैक्ट पूरे यूरोप के अरिस्टोक्रेट्स नीस में आते थे। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई जाती थी उनके अट्रैक्शन के लिए। और ये वाटरफॉल भी पूरे कैसल हिल के ऊपर बनाया गया। आर्टिफिशियल वाटरफॉल है ये, और ये सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि अगली साल जब टूरिस्ट आएँ और उनके साथ उनकी फैमिलीज आएँ तो वो अट्रैक्ट हो। तो ये नीस विंटर रिजॉर्ट टाउन बोला जाता है और यहाँ पे ये टूरिस्ट को हमेशा अट्रैक्ट करना चाहते थे, अरिस्टोक्रेट्स को अट्रैक्ट करना चाहते थे। अभी हमारे गाइड हमको कैसल के रूम्स दिखा रहे हैं और इस पिक्चर में कैसल का वो बनाया गया है। साथ ही साथ ये एक स्टोरी भी सुना रहे हैं कि दिन के 12 बजे रोज इस कैसल से एक कैनन को दागा जाता है और ये पूरे शहर को इस बात की आदत है कि जैसे ही ये कैनन दागा जाएगा 12 बज गए हैं। और ये कहानी सुना रहे हैं कि एक यहाँ के बेसिकली नोबल थे जिनकी वाइफ लंच के समय में नहीं आती थी, तो ये कैनन से उनको समझ में आता था कि अब उनको वापस आना है और वो यहाँ पे आती थी। तो ये वॉकिंग टूर कमाल का रहा और हमको नीस शहर की फील आई। अब हम वापस जा रहे हैं, सेकेंड हाफ पूरा दिन का बचा हुआ है। स्टेशन की तरफ हम ट्रैम लेकर जा रहे हैं, वहाँ से हम कांस के लिए ट्रेन लेंगे और तकरीबन
35-40 किलोमीटर्स दूर है ये शहर, और डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या चूज़ करते हैं रफली 1 घंटा लग सकता है। ये भी सीखना कि किस तरह से ट्रैम यूज़ किया जाए, किस तरह से टिकट लिया जाए, किस तरह से ट्रेन का टिकट लिया जाए, अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। खैर हम कांस की ट्रेन लेके चल पड़े हैं कांस की तरफ, और फ्रेंच रिविएरा की ब्यूटी, मतलब ट्रेन ऑफ कोर्स एकदम समंदर के बगल से चलती है, बहुत ही सुंदर ट्रेन राइड है ये। और जो जिस तरह का समंदर, नीला समंदर आपको बिल्कुल अपनी खिड़की के बाहर दिखाई देता है, वो एक कमाल का एक्सपीरियंस है। तो इस सुंदर सी ट्रेन राइड के बाद हम कांस शहर पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे एक ट्रेन से, एक बेसिकली छोटी सी ट्रेन से सिटी टूर होता है। ये सिटी टूर तकरीबन 1.5 घंटे का होता है, और ये आपको पूरे शहर में घुमाया करती है। वैसे तो कांस काफी पुरानी बस्ती है जहाँ पे एक विलेज हुआ करता था, बट इसका प्रोमिनेंस धीरे धीरे बाद में आया। कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी में लॉर्ड ब्रॉगहम पहली बार यहाँ पे आए, और ये फ्रेंच रिविएरा में स्थित कांस की ब्यूटी से बहुत प्रभावित हुए, और उसके बाद यहाँ का टूरिज्म डेवलप होना शुरू हुआ। यहाँ पे चारों तरफ से अरिस्टोक्रेट्स जो बेसिकली नीस में भी आया करते थे, वो यहाँ आने लगे। इसके बाद बहुत बड़ा कांस का नाम हुआ कांस फिल्म फेस्टिवल से। इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1946 में की गई, और पहले इसको वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था, उसकी राइवलरी में स्टार्ट किया गया। धीरे धीरे कांस फिल्म फेस्टिवल की प्रसिद्धि बहुत बढ़ी, और ये एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म बना इंटरनेशनल सिनेमा का। आज इनफैक्ट रेड कारपेट ऑफ कांस, और सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इसके कारण कांस बहुत फेमस हुआ, और धीरे धीरे टूरिज्म के लिए, फिल्म फेस्टिवल के लिए, फिर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, तो आज कांस फ्रांस के काफी प्रोमिनेंट शहरों में से एक है। यहाँ पे बहुत सारे बढ़िया होटल्स भी स्थित हैं, चूंकि कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, ओवरऑल लग्जरी टूरिज्म होता है, तो कई होटल जैसे कि कार्ल्टन है, या होटल मार्टिनेज है, या और भी कई होटल, उनका बहुत नाम है। और इन होटल्स में इनफैक्ट इसका इस तरह से बताया जाता है कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज कब कब यहाँ पे रुके। इनफैक्ट कई होटल्स के रूम्स उन सेलिब्रिटीज के नाम से हैं। कांस को लग्जरी शॉपिंग के लिए भी जाना जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे सभी तरह की बड़ी ब्रांड्स, शनेल है, लुई विटॉन है, गुच्ची है, अरमानी है, ये सभी यहाँ पे स्थित हैं। इनफैक्ट कई लोग इन स्ट्रीट्स में शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। विश्व के धनी लोग और जो टूरिस्ट्स बड़े हाई एंड टूरिज्म के लिए आते हैं, वो भी इन शॉप्स में जाते हैं, और सभी लग्जरी ब्रांड्स के आउटलेट्स आपको कांस में मिलेंगे। नए इलाकों को देखने के बाद अब हमारी ट्रेन ने ऑलमोस्ट यू टर्न लिया है, और अब हम पुराने कांस की तरफ जा रहे हैं। पुराना कांस बेसिकली एक हिल टॉप पे स्थित था, सो दैट एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो। और पुराने शहर में उसी तरह की गलियां, उस तरह के घर, आर्टिस्टिक यू कैन से स्ट्रीट्स, नैरो लेन्स, जो किसी भी पुराने शहर में होता है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अल्टीमेटली हमको ये ट्रेन अभी एक चर्च में लेके जाएगी, जिसको द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ होप बोलते हैं, और ये शायद हिल टॉप पे है। रास्ते में लेकिन बीच में जो भी पुराना शहर है, और जिस तरह की आर्ट को आप देखते हैं, जिस तरह के घरों को आप देखते हैं, वो यहाँ की बेसिकली ओवरऑल संस्कृति को, कला को दर्शाता है। इन पतली पतली नैरो गलियों में सभी गाड़ियां तो अलाउड नहीं है, लेकिन इस ट्रेन को, जो कि टूरिस्ट्स की है, ये अलाउड है। और यहाँ पे पुराने कांस की झलक मिलती है आपको कि किस तरह का पुराना शहर रहा होगा जब ये बड़े होटल्स नहीं थे यहाँ पे, जब ये बड़ी बड़ी नई लग्जूरियस ब्रांड नहीं थी यहाँ पे, तो पुराना शहर किस तरह का होगा। और बड़ी ही सुंदर तरह से इनफैक्ट कांस लिखा हुआ है। आज तो भारत में भी कई जगह शहरों में ये हर जगह ही शहर का नाम लिखा जा रहा है, जहाँ पे जो कि एक बेसिकली फोटो खींचने का सीन बनता है। तो यहाँ भी बड़ी आर्टिस्टिक तरह से कांस लिखा हुआ है। इस पुराने नेबरहुड को ल सुक्वे कहा जाता है, और यहीं पर चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ होप स्थित है। इस चर्च की स्थापना 16th सेंचुरी में हुई थी, और ये तकरीबन 1627 के अराउंड कंप्लीट हुआ था।
ये लोसुक्वे हिल पर स्थित है और यहाँ से पूरे कांस की और आप इस सारी जगह की सुंदरता को देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बेल टावर है इसके बगल में, जिससे कि बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू आता है मेडिटेरेनियन सी का। तो हमने भी इस जगह को अपनी स्मृतियों में दर्ज किया। खूब सारी पिक्चर्स ली गई यहाँ पे, और इतनी सुंदर चर्चेज, इतनी सुंदर जगह, मतलब फ्रेंच रिवियरा आने का यही मज़ा है। धीरे धीरे आसमान में बादल घिर रहे हैं और हम जब लौट रहे हैं तो हल्की हल्की बारिश ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। यहाँ भी समंदर के किनारे आप बहुत ही लग्जूरियस और सुंदर याट खड़े हुए देखते हैं। ट्रेन हमको जहाँ पे छोड़ती है वहाँ से हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखना चाहते थे, जहाँ पे कान फिल्म फेस्टिवल होता है। ये मनाया जाता है पलाय 10 फेस्टिवल्स एट दिस कांग्रेस में, और इसकी स्थापना, इसको बनाया गया था 1982 में। यहीं पे रेड कारपेट बिछता है, यहीं पे सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं और तकरीबन इस हॉल के अंदर 2000 लोग आ सकते हैं। ये जो हॉल ऑफ फेम है, और इसमें यहाँ पे हम लोग हैंड प्रिंट्स देखते हैं बहुत सारे लोगों के। तो इसमें टरेंटिनो का हैंड प्रिंट है, क्लिंट ईस्टवुड के हैं, सोफिया लॉरेन के हैं, शैरन स्टोन के हैं, और आप उसको खोजते रहते हैं कि किन किन लोगों को आप जानते हैं, किन किन लोगों के हैंड प्रिंट्स आप देख सकते हैं। कांस का हमारा सफ़र पूरा हुआ है और अब वापस जाने की तैयारी है। वापस यहीं से ट्रेन पकड़ के हम नीस जाएंगे। पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट रात हो गई है। हमारा ये वीडियो यहीं तक का रहेगा। नीस से हम पेरिस जा रहे हैं और वहाँ से अगला वीडियो जो पार्ट 2 में करके मैं बनाऊँगा। तो अगले दिन सुबह सुबह हम नीस आ चुके हैं। यहाँ से पेरिस की ट्रेन है जो कि तकरीबन 7 घंटे लगते हैं। मतलब ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है ट्रेन से पेरिस जाना। और यहाँ के स्टेशंस पे जिस तरह से लोग म्यूज़िक बजाते हैं कई बार, और ये मैंने कई जगह देखा पब्लिक प्लेसेस पे, इस लाइव म्यूज़िक से वातावरण बहुत ही मनोरम हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं आपसे यूरोप विज़िट के पार्ट 2 वीडियो में।